नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। बिहार की राजनीति में आज एक बयान आया, कल शाम को ही एक्चुअली एक बयान आया था संजय झा का, जिसके बाद चर्चा हुई कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है। ये संजय झा का एक बयान आया जिसके बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनके प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीएम चेहरा उनकी सहमति से तय होगा। इस बीच अलग अलग बयानों ने तस्वीर को और धुंधला कर दिया है। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग संजय झा का बयान सुनते हैं और ये भी सुनते हैं क्योंकि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने नीतीश मॉडल और सम्राट मॉडल की बात की है, जिसके बाद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के नीरज कुमार, उनका बयान आया है और आरजेडी की तरफ से उस पर क्या रिएक्शन आया है, हम पहले वो सुन लेते हैं। ये सब जब बातचीत होती है निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार होगी, कोई एक पार्टी की सरकार तो होगी नहीं, पूरी एनडीए की सरकार है। और जब चर्चा होगी जो कौन किस रोल में रहेगा उस समय ये सब बात तय होगी। और स्वाभाविक है, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता एनडीए के बिहार में, तो स्वाभाविक है उनका सुझाव और उनकी बात जरूर इस सारे चीज़ों में रहेगा। जो नया सरकार का फॉर्मेशन होगा तो उनका जरूर सुझाव रहेगा उसमें। नीतीश मॉडल के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार इस बात को सार्वजनिक रूप से कहते रहे। केवल एनडीए गठबंधन के तहत नहीं, जब महागठबंधन की सरकार थी तब पर भी पटना गांधी मैदान में कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है शराबबंदी लागू कर। अब गृह विभाग माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रहा है और माननीय सम्राट चौधरी जी लगातार इस बात को कहते रहे, सदन से लेकर के यात्रा तक में हर एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे या न रहे, कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शानदार, जानदार और दमदार काम किया है। तो उनके प्रवक्ता ने कानून के राज के संदर्भ में बोला है। तथाकथित ने ऑपरेशन लंगड़ा है, वो कहता है कि पैरवे में गोलियां लगता है, वह लंगड़ाने लगता है। हालांकि वो लोग को दिव्यांग पेंशन नहीं मिलेगा, आपराधिक मामला है। इसलिए वो प्रवक्ता है पार्टी के, जिनका बयान है वो गृह मंत्रालय के संदर्भ में बयान दिए हैं। ये कहाँ चर्चा हो गई। और माननीय नीतीश कुमार जी का मॉडल 7 निश्चय पार्ट 3 वही न कैबिनेट में निर्णय होता है कि उसके अलावा कोई एजेंडा है। इसलिए अपने बोलने का अर्थ यह है गृह विभाग से जुड़ा हुआ है, उसको मॉडल से नहीं जोड़िए। मॉडल तो एक मॉडल चल रहा है ना, तब भाई सम्राट गृह विभाग चल रहा है, तब तो कल कहिए मदन सहनी का मॉडल चल रहा है, कल कहिएगा अशोक चौधरी का मॉडल चल रहा है। अरे सुप्रीमो है नीतीश कुमार जी का मॉडल चल रहा है। मुख्यमंत्री जी थे, इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा किए हैं। हमारे माननीय ओजस्वी तेजस्वी यादव जी को भी कहते हैं। अब कौन है, मेरा तो आगे यही संभालेगा सारा कुछ, कैबिनेट की मीटिंग में हो या उद्घाटन के मौके पर हो या आप किसी भी मंच पे देखते होंगे तो तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलते थे, यही तो मेरा उत्तराधिकारी है, अब यही सारा कुछ संभालेगा। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से उनके साथ छल कपट करके आगे हट गए। तो यही सम्राट चौधरी जी को आज कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कल क्या करेंगे। मुझे तो खुद ही भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी कुछ दिन जाएंगे दिल्ली, वहां से घूम फिर करके वापस आ जाएंगे। तो आपने सुना बीजेपी जेडीयू से संजय झा का बयान, उसके बाद जेडीयू से ही नीरज कुमार का बयान और आरजेडी विधायक का बयान। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में फैसला नीतीश कुमार के हाथ में होगा या बीजेपी पर्दे के पीछे पूरी बाजी खेल रही है। और इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मृत्युंजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय और राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। संजय सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से बयान आया है, संजय झा कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है, नीतीश कुमार ही तय करेंगे, नीतीश कुमार उसमें अहम भूमिका में रहेंगे। और सिर्फ संजय झा नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था जब होली के दौरान जब ये खबर सामने आई, उसके बाद बीजेपी से गिरिराज सिंह का बयान आया, फिर उसके अलावा ललन सिंह का बयान आया, उमेश कुशवाहा का बयान आया।
नीतीश कुमार तय करेंगे। तो क्या वाकई नीतीश कुमार इस रोल में है कि बीजेपी कोटे से जो मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार तय करेंगे? ये रोल में तो अपनी पार्टी का वो रहेंगे, बीजेपी के रोल में कैसे रहेंगे? और अगर बीजेपी के रोल में होते तो राज्यसभा में जाते ही नहीं। राज्यसभा का नॉमिनेशन जब भरा उन्होंने, राज्यसभा के परिणाम जब आए, इसके बाद तो रोल अपनी पार्टी को लेकर के जो, लेकिन हाँ इधर मैं देख रहा हूँ जेडीयू नेताओं का बयान के सुर बदले हुए, और इसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें बिहार की जनता को एक मैसेज दिया जाए कि नीतीश कुमार ही तय कर रहे हैं सब कुछ। संजय झा कह ही रहे हैं कि 365 दिन में बस 25% ही राज्यसभा चलता है, बाकी दिन तो बिहार में ही रहेंगे, बिहार को ही देखेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलेगी, वो जैसा निर्देशित करेंगे वैसा होगा। मुझे नहीं लगता है कि जैसा वो लोग कह रहे हैं, श्रवण कुमार के बयान भी उसी तरह से हैं, ललन सिंह के भी बयान उसी तरह से हैं। ठीक है, कहने का अधिकार है, अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, और नीतीश कुमार इसको अपने लोगों के माध्यम से एक तरह से दबाव की राजनीति बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं कि बीजेपी एक दबाव में आ जाए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बीजेपी ने जो भी नाम तय किया होगा 30 तक है, 30 मार्च को कोई ये एमएलसी से तो इस्तीफा देंगे ही ना, और जब एमएलसी से इस्तीफा देंगे तो उस स्थिति में नैतिकता तो यही कहता है कि मुख्यमंत्री के तौर से भी इस्तीफा दे देंगे। वह रहने के लिए तो राज्यसभा के सदस्य रह करके भी 6 महीना तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अभी कोई इनको बाध्य थोड़ी किया जाएगा कि आप इस्तीफा दो। उड़ीसा के एक थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए थे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे। उन्हीं के एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99 में सरकार की थी। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर राज्यसभा में चुन लिए जाएंगे और नीतीश कुमार चाहेंगे कि चुन लिए गए हैं और चाहेंगे कि हम 6 महीने तक रहें, तो वो नहीं रहेंगे, उनको कोई रोक देगा, रह ही सकते। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में आपसी सामंजस्य इतना अच्छा है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं। और जिस तरह से संजय झा को लेकर के जेडीयू हमलावर हैं, जेडीयू के लोग, संजय झा शायद इससे बचने के लिए इस तरह की बात कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे, नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक वो रहेंगे, जो व्यक्ति होगा वो नीतीश कुमार के द्वारा ही तय किया हुआ व्यक्ति होगा। लेकिन बीजेपी जब मन बना लेगी कि हमको अपना मुख्यमंत्री देनी है बिहार में, तो मुख्यमंत्री बीजेपी देगी। अब संजय झा, ललन सिंह, नीरज कुमार, जिनके भी बयान जो हों, बयान देने के लिए लोकतंत्र में किसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। और 85 विधायक इनके हैं, इनके 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनकी मदद से केंद्र की सरकार चल रही है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के दायित्व के तौर पर मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी इनको अब ट्रांसफर करनी होगी। वो वक्त आ गया है। देखते हैं मुख्यमंत्री का ये जो पावर ऑफ ट्रांसफर है वो कब होता है, कितने दिनों के बाद होता है, हम लोग थोड़ा इंतजार करें। ऐसे नैतिक तौर पर मात्र ये 30 तारीख तक के ही लिए ही एमएलसी के पद से जब ये इस्तीफा देंगे तो नैतिकता के तौर पर 30 तक हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के दायित्व से भी अपने को किनारे कर लेंगे। मृत्युंजय सर, एक तरफ जहां पे नीतीश कुमार को निर्णायक बताया जा रहा है, और अगर भाजपा की कार्यशैली को अगर हम देखें तो अंतिम फैसला हमेशा हमने देखा है कि पार्टी लीडरशिप ही तय करती है कि आखिर में क्या होगा। तो ऐसे में ये बहस भी तो तेज हो गई है ना कि नीतीश कुमार क्या वाकई किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या प्रतीकात्मक भूमिका में रहेंगे, जिस तरह से लेकिन उनके नेता जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो उनके नेता तो यही कह रहे हैं कि वही किंग मेकर है। नहीं, मैं डॉक्टर संजय जी जो इनफैक्ट बोल रहे थे उससे काफी हद तक वाकिफ रखता हूं कि एक तो आप देखिए जो बीजेपी और जदयू का संतुलन है वो मुझे लगता है हमने सबसे बेहतरीन दौर में पिछले अगर 10 वर्ष का मैं देखूं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं जदयू अध्यक्ष संजय झा को और जो लीडर्स टॉप पे हैं जदयू में, जो अभी जनरली ड्राइव कर रहे हैं जदयू को, आप बोल सकते हैं चाहे वो ललन सिंह हो चाहे अशोक चौधरी हो, ये ज्यादातर आपको थोड़ा सा इनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है रादर देन राजद की तरफ।
इसलिए कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो काफी हद तक अभी ये अच्छा है। 2019 2020 चुनावों के बाद भी आप देखिए जिस प्रकार से लगा कि जदयू की बहुत कम सीटें आई हैं, एलजेपी ने एक तरह से उसको डैमेज किया, बीजेपी के साथ केंद्र में है तो उससे थोड़ा फ्रिक्शन आया, फिर भी देखिए कितने अच्छे से वो मैनेज हुआ। और इस बार भी तमाम कोशिशों के बावजूद आप देखेंगे कि सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर आप कह सकते हैं कोलिशन के तौर पर, जब आप स्पेसिफिकली उसको महागठबंधन से कंपेयर करते हैं तो काफी स्मूथ रहा चुनाव में भी। अभी भी मुझे ये लगता है कि नीतीश जी को देखिए, एक तो सब सर्वमान्य नेता मानते भी हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ऐसे भी मानते हैं क्योंकि उनका एक जो एक कद हो चुका है बिहार में वो बहुत बड़ा है, वो किसी भी दूसरे नेता से आज के दिन में बिहार में कंपेरेबल नहीं है। तो चाहे कोई बीजेपी का नेता हो, जदयू का नेता हो, दूसरी छोटी पार्टियों का नेता हो, वो हमेशा मानेगा कि नीतीश कुमार ही उनके नेता है पहला। तो उस प्रकार से कभी भी नीतीश कुमार कोई भी अपना एक वक्तव्य देंगे, बयान देंगे, या बंद कमरों में भी अगर कोई उनका एक चॉइस होगा, उनकी कोई बात होगी, तो मुझे लगता है उसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। दूसरे स्टेट से बिहार में एक बस जो मुझे डिफरेंस दिखता है सीएम के सिलेक्शन में, डॉक्टर संजय बता रहे थे कि अंततः होगा वही जो लीडरशिप चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस अंतर ये लगता है कि बाकी स्टेट्स में एक तरह से वो शायद फ्री विल होता है कि जिसको लीडरशिप ने डिसाइड किया अंततः पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ही लेगी। बिहार में मुझे लगता है थोड़ा सा और नीतीश कुमार का होगा कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं ही बनेगा जो शायद नीतीश कुमार को पसंद नहीं हो या उनके जो चॉइस की लिस्ट हो उससे बाहर का हो, वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो मुझे लगता है कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसमें थोड़ी सी कम से कम नीतीश कुमार की सहमति जरूर होगी कि हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ। वो सहमति के बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ना चाहेगी, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह यही होगी कि एक तो राज्य में सरकार चलाने के लिए भी आपको उनकी जरूरत चाहिए, केंद्र में सरकार चलाने के लिए आपको उनकी जरूरत चाहिए, और दूसरा पहली बार आप बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं बिहार में, तो जब पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है तो आप किसी भी रीजन से ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहेंगे कि सरकार थोड़ी सी भी अनस्टेबल हो या बनने के पहले कोई दिक्कत आए या अगले 5 वर्ष तक चलने में भी किसी प्रकार की दिक्कत आए। आप चाहेंगे कि पूरा टर्म कंप्लीट करे भाजपा और एक प्रकार से स्टैब्लिश कर दे अपने अपने कार्यकाल की स्टेबिलिटी से, लॉ एंड ऑर्डर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि भाजपा बहुत अच्छे से रूल कर सकती है बिहार को, ताकि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन हो कि अगली बार से भाजपा का ही सीएम होगा, वो अब स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी एक शायद मे बी एक नहीं बट अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, एक पेकिंग ऑर्डर रखे जिसमें नीतीश कुमार की से वो सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद उस सहमति जैसी बनेगी वो डिक्लेयर कर देंगे सीएम का फेस। बिल्कुल। रामबंधु वत्स जी, जिस तरह से शिवानंद तिवारी का भी एक बयान आया, संजय झा को उन्होंने निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार मंच से सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं, जबकि संजय झा कह रहे हैं कि सीएम चेहरा तय नहीं है, और उन्होंने संजय झा को प्लांटेड तक बता दिया, जिससे जेडीयू के भीतर भी इस मतभेद की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। उनके बयान से ये भी संकेत मिलता है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार की भूमिका सीमित करने की रणनीति पर भी काम कर सकती है। अगर वैसे भी नहीं बात करें तो भी हम शिवानंद तिवारी को ही देखें तो नीतीश कुमार के एक टाइम पर बेहद करीबी रहे हैं, और इस तरह से ये भी बयान को बल मिलता दिख रहा है। देखिए, बीजेपी और जदयू में आपस में मिलजुल करके एक तय हुआ कि अब मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यहां तक तो बीजेपी और जदयू में आपसी सहमति से निर्णय लिया गया। इसके बाद जब मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी को तय करना है, और बीजेपी वैसे ही तय करेगी जैसे वो तय करती आई है। बीजेपी के कामों में, बीजेपी के निर्णयों में दूसरी पार्टी का न तो कभी चला है और न इस वक्त चलेगा। ये एक तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है जदयू के कुछ नेताओं के द्वारा भी और बीजेपी के द्वारा भी कि नीतीश कुमार की सहमति से नया मुख्यमंत्री तय होगा और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में नई सरकार काम करेगी। ये दोनों बातें जहां तक मेरी समझ है सही नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो केवल बीजेपी तय करेगी, और वो कैसे सरकार चलाएगी ये भी बीजेपी तय करेगी। पहली बात तो यह है कि बीजेपी किसी सुपर सीएम को स्वीकार नहीं करती है, और खासकर वो जो किसी दूसरे पार्टी का होगा। जदयू का एक जो ग्रुप है जो नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति या यूं कहें कि मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा जाने के निर्णय से बेहद आहत है, वो पार्टी के अंदर जो घमासान मचाए हुए हैं उससे जदयू के बड़े नेता थोड़ा प्रेशर में आए हैं, और प्रेशर में आकर के वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और जो घमासान मचाने वाले नेता हैं वो नीतीश कुमार को सुपर सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन असली खींचतान जिन निर्णयों पे हो रही है, जहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा,
बीजेपी का गृह मंत्री होगा, स्पीकर भी उनका ही होगा। इसको लेकर के खींचतान है, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी तो जदयू को अपना जो उनका जनाधार है, जो वोटर है, उसको बताना पड़ेगा कि इस सरकार में जदयू कितना प्रभावशाली तरीके से है। तो इसके लिए कम से कम स्पीकर का पद जदयू के पास आए, गृह मंत्रालय का पद जदयू के पास आए, तो इनको लेकर के अभी तक कोई सहमति नहीं है। जब इन मुद्दों पे सहमति होगी तभी जाकर के मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी सार्वजनिक तौर पे कर देगी। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के निर्णयों में कुछ चलता नहीं है। हाँ, शुरुआत में आपसी सहमति हुई कि अब नीतीश कुमार नहीं, अब बीजेपी का कोई और सीएम होगा। तो यही एक फैक्ट बात है। दूसरी बात यह है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग भी है और निगरानी विभाग भी है। तो जदयू ये चाहती है कि जैसे गृह मंत्रालय हुआ, निगरानी विभाग हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग हुआ, ऐसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, जो पुलिस और आईएएस आईपीएस आदि से संबंधित होता है, वो जदयू के पास रहे, ताकि वो अपने लोगों को या बिहार को ये बता सके कि असली जो पावर है वो जदयू के पास आज भी है और इसीलिए नीतीश कुमार सुपर सीएम है। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आपस में जो मंथन चल रहा होगा और टकराहट हो रही होगी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पसंद से बीजेपी अपना कोई तय करेगी। दूसरी बात है कि बीजेपी के कुछ नेता भी नैरेटिव चला रहे हैं। वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में जो जदयू का मूल जनाधार है, जो अति पिछड़ा है, लघु समाज है, वो थोड़ा आक्रोशित हो चुका था। जदयू कार्यालय में लालू नीतीश एक होकर नारे भी गूंजने लगे थे। तो इससे भी बीजेपी को लगा कि अगर नीतीश कुमार का जो मूल जनाधार है, उनका विश्वास अगर जीतना हो तो नीतीश कुमार के साथ एक सम्मानजनक तरीके से रवैया पेश करना पड़ेगा। इसको लेकर के बीजेपी के भी बड़े नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही नई सरकार चलेगी। लेकिन इस मार्गदर्शन शब्द की क्या व्याख्या हो सकती है? मार्गदर्शन का मतलब ये थोड़ी है कि नीतीश कुमार सुपर सीएम बन जाएंगे या नई जो सरकार बनेगी, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री होंगे उनके मामलों में नीतीश कुमार का हस्तक्षेप होगा। ऐसा कभी होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नई सरकार है, अपने तरीके से काम करनी चाहिए। और बीजेपी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है। तो बिहार में ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार काफी ताकतवर है, उनकी लोकप्रियता है, लेकिन बीजेपी की अपने कार्य करने की एक शैली है। तो मुझे लगता है कि असली टकराहट है बीजेपी के अंदर जो खेमेबाजी है, जदयू के अंदर जो खेमेबाजी इस समय अपने चरमोत्कर्ष पे है, उससे लेकर के जदयू का जो बड़ा नेता दबाव महसूस कर रहा है, उसी का ये परिणाम है कि बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म हो जाएगी तब इस पे विचार होगा। तो समृद्धि यात्रा तो आज ही खत्म हो गई है। अभी औरंगाबाद में मुख्यमंत्री जी हैं, आज समाप्त हो जाएगा, तो अब उस पर भी मंथन शुरू होगा। जी संतोष सर, आपका बहुत स्वागत है सर। एक चर्चा और बिहार में हो रही है नीतीश मॉडल और सम्राट मॉडल को लेकर। बीजेपी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने पोस्ट किया कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में, जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया कि बिहार में सम्राट मॉडल चल रहा है। उसके बाद जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि बिहार में बस एक ही मॉडल है, नीतीश मॉडल। इसको लेकर भी बहस तेज है। क्या नीतीश कुमार के अलावा भी कोई मॉडल है? यूपी में जैसे योगी मॉडल है, तो बिहार में सम्राट मॉडल की आखिर बात बीजेपी के प्रवक्ता क्यों किए? बिहार में पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि उसके आगे कोई भी लकीर होगी तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 वर्षों तक छोटी ही होगी, कितना भी कोई करेगा। तो नीतीश कुमार ने जो काम किया है, तो ये नीतीश मॉडल आज आप देख लीजिए, सभी समाज वर्ग के, आज नीतीश कुमार हटे हैं तो बिहार का हर तबका जो उनके खिलाफ है वो भी दुखी है नीतीश कुमार के जाने से। महिलाएं भी दुखी हैं, जो उनको वोट देता था वो भी दुखी है, उनके समाज के लोग, सब लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो नीतीश मॉडल सही बोला नीरज जी ने कि नीतीश मॉडल अभी चलेगा। नीतीश मॉडल ही अभी पूरे बिहार में नीतीश मॉडल ही कहा जाएगा। सम्राट जी अभी गृह मंत्री हैं, तो सम्राट जी ने कोई मतलब एक बड़ी लकीर तो खींची नहीं थी। सम्राट जी ने की कोई उपलब्धि तो अभी ऐसी हुई नहीं है। उप मुख्यमंत्री के रूप में है, भाजपा के ताकतवर नेता हैं, बस यही है। लेकिन उनकी कोई ऐसी उपलब्धि तो नहीं है सम्राट जी की। पिछले मुझे लगता है कि 5 वर्षों से हैं वो बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन कोई ऐसा एक उदाहरण कोई बता दे जो सम्राट मॉडल कहा जा सके सम्राट मॉडल चल रहा है। उन्होंने बनते के साथ कहा कि बुलडोजर, यूपी की तरफ बुलडोजर चलेगा, थोड़ा बहुत झोपड़ियां तोड़ दी, वो मॉडल नहीं हो सकता। गरीबों की झोपड़ियां तोड़ना मॉडल नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार ने जो आज आप बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए
और किसी भी हर तरफ डेवलपमेंट का मतलब एक है कि एक तबका उठा है, हर तबका का काम हुआ है। कोई भी समाज हो, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, सभी वर्ग का काम नीतीश कुमार ने किया है और आज हर तबका दुखी है नीतीश कुमार के जाने से। तो इसलिए मॉडल तो नीतीश ही चलेगा, चाहे अभी सम्राट मॉडल हो जाए या भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे। अब तो नए मतलब होली के बाद नीतीश जी राज्यसभा के लिए नामांकन किए हैं और रामनवमी के बाद विधान परिषद से इस्तीफा देंगे और मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में या रामनवमी के बाद नई सरकार का गठन हो जाना। नई सरकार में भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? मुझे लगता है कि नीतीश जी अभी सम्राट जी को बोल रहे हैं कि देखेंगे। तो सुशील मोदी जी एक अब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बात बोलते थे कि नीतीश जी हमेशा यही बोलते हैं कि अरे मेरे बाद यही देखेंगे। सुशील मोदी बोले कि हमको बोलते थे, उसके बाद तेजस्वी यादव को बोलते थे कि मेरे बाद अब यही देखेंगे, अभी सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि यही देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के कहने पर मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा जिसे चाहेगी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, वो डमी नहीं रखेगी, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा। 20 वर्षों से भाजपा पिछलग्गू बन करके रही है, नीतीश जी के पीछे पीछे चली है। पहली बार भाजपा को मौका लग रहा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनाएगी। और जैसे आशा की जा रही है कि किसी अति पिछड़ा या दलित समुदाय से मुख्यमंत्री होगा या कुशवाहा समाज से भी मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन कौन बनेगा ये कहना अभी मुश्किल है। कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि सम्राट चौधरी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, चाहे नीतीश कुमार जी द्वारा, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस नाते लोग कयास लगा रहे हैं सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बनी है, तब से हमेशा किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का नाम जिसकी चर्चा रही है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। किसी भी राज्य में हमेशा एक नया चेहरा, मतलब धमाका भारतीय जनता पार्टी करते रहे, किसी भी नए चेहरे को ला करके मुख्यमंत्री बना देती है। चाहे आप यूपी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, हर जगह कहीं भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री में एक नया चेहरा लाती है। और बिहार में भी मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा आएगा। नहीं तो अभी अगर कतार में देखा जाए तो सबसे लंबी कतार में सबसे आगे सम्राट चौधरी है और जनता दल यू से निशांत का उप मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और यह भी है कि निशांत को लगभग 5 से 6 विभाग निशांत के पाले में रहेंगे। मुझे जो जानकारी है, जनता दल यू भाजपा में विभाग का जो विभाग जनता दल यू के पास था वो जनता दल यू के पास रहेगा, जो भाजपा के पास है भाजपा के पास रहेगा। और मुख्यमंत्री के पास जो विभाग थे वो जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके पास जाएंगे। गृह मंत्रालय निशांत के जिम्मे आएंगे। इसके अलावा निशांत के पास 4 से 5 मंत्रालय कम से कम रहेंगे। जनता दल यू का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई जितना विभाग था वो रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जदयू का था तो भाजपा के पास गृह मंत्रालय था, अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो गृह मंत्रालय जदयू के पास रहेगा और निशांत के पास या तो गृह या सामान्य प्रशासन, दोनों में से कोई एक निशांत के पास रहेगा। एक संदेश देने के लिए, क्योंकि जब नीतीश जी को हटाया गया, राज्यसभा भेजा गया, तो एक नाराजगी लोगों में देखी गई, नीतीश जी के समर्थकों में नाराजगी देखी गई। मतलब उनके जो समर्थक हैं वो तो नाराज थे ही, लेकिन बिहार के लोगों में भी एक नाराजगी देखी गई और वो गुस्सा जदयू कार्यालय में देखा गया। तो वो नाराजगी को दूर करने के लिए निशांत को आगे किया जा रहा है और निशांत को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो और जनता दल यू का वोट आरजेडी की तरफ नहीं जाकर के भाजपा की तरफ जाए। मुझे इसकी पहल की जाएगी और मुझे जो जानकारी है कि गृह मंत्रालय द्वारा बिहार से डेली बाय डेली हर जिले से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। नीतीश जी के समर्थकों का क्या रिएक्शन है, क्या चर्चा हो रही है, इस पर एक स्पेशल टीम भेजी गई है जो रिपोर्ट लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे रही है कि बिहार में लोग क्या सोच रहे हैं, नीतीश कुमार के हटने के बाद लोग क्या करेंगे। तो ये देखने को मिला कि पहली बार नीतीश जी के समाज जो कुर्मी समाज है तो 90 और 95 के बीच एग्रेसिव थे, अभी नीतीश जी के राज्यसभा जाने के बाद एग्रेसिव है। और ये भाजपा को ये डर सता रहा है कि नीतीश जी को अगर सम्मान नहीं दिया गया, उनके बेटे को आगे नहीं लाया गया, तो उस समाज का वोट कहीं भाजपा के बजाय आरजेडी की तरफ नहीं चला जाए। क्योंकि अभी तक यही देखा जा रहा है कि एनडीए जब जीत रहा है तो भाजपा, जदयू, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सबको मिलाकर ही तेजस्वी यादव को हरा पा रहे हैं। इसमें से अगर चिराग या नीतीश कुमार का वोटर अगर छिटक जाता है तो फिर एनडीए को बिहार में सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है।
फिर तेजस्वी यादव आगे बढ़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम उठा रही है। बिहार की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही है और पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी पांव जमाई है। एक एक करके धीरे धीरे संगठन से लेकर के जिला से लेकर प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिहार में हो गया है। जो पहले झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलता था, तो नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार चला करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार में अपनी पैठ बना ली है और अब बिहार में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। और रामनवमी के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बनेगा और नीतीश कुमार को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी। उनके नीतीश कुमार को लेकर चलने का मतलब है संजय झा और ललन सिंह के सुझाव रहेंगे। फिर इसके अलावा जदयू के नेताओं की जो डिमांड है वो भी रहेगी। सबको मिला जुलाकर सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन विभाग में कोई फेरबदल नहीं होगा। गृह मंत्रालय या सामान्य प्रशासन दोनों में से एक निशांत के पास रहेगा और बिहार नीतीश कुमार के मॉडल पर ही चलेगा। संजय सर, संतोष सर जिस तरह से बोल रहे हैं निशांत को एक सम्मानजनक विभाग मिलेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में अभी नए आए हैं निशांत कुमार, इस तरह से उनको लीडरशिप तो नहीं सौंपने की बात चल रही है। जिस तरह से एक आध इंटरप्रिटेशन ये भी आ रहा है कि उनको सीएम भी बनाया जा सकता है, लेकिन कई जगह इस बात को खारिज भी की जा रही है ये बात भी। लेकिन जिस तरह से बात चल रही है, संतोष सर ने भी कहा कि 4-5 विभाग निशांत कुमार को मिल सकता है या डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, गृह मंत्रालय उनके पास हो सकता है। और संतोष सर ने एक बात ये भी बोली कि अगर बीजेपी का सीएम होगा तो गृह विभाग जेडीयू के पास होगा। इस तरह का कोई इनपुट आपके पास भी है या आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, मेरे पास कोई इनपुट नहीं है भाई। उनको 5 विभाग मिलेगा कि 10 विभाग मिलेगा या पूरा विभाग उन्हीं को दे दिया जाएगा, मेरे पास इस तरह का कोई इनपुट नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि संगठन और सरकार दोनों में निशांत को जिम्मेवारी दी जाएगी और मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि नीतीश कुमार को क्यों नाराज करेगी भाजपा। भाजपा जो 43 सीटें आई थी नीतीश कुमार को, उस समय भी जब वो उनके साथ खड़े थे, तो मैं नहीं समझता हूं कि नीतीश कुमार को बीजेपी किसी भी कीमत पर नाराज करेगी। अभी तो 5वां चरण बाकी ही है कि वो 23 से लेकर के 26 तक वो मगध और शाहाबाद की यात्रा भी बाकी है। वो जहानाबाद से लेकर के, अरवल से लेकर के और उधर नवादा और ये पूरी यात्रा भी 23 से 26 तक और उनकी यात्रा होगी नीतीश कुमार जी की। तो समृद्धि यात्रा के बाद जो जितना मैं समझ पा रहा हूं कि 30 तक अगर नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा किया तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति को दायित्व दिया जाएगा। नहीं भी इस्तीफा कर सकते हैं, ये नीतीश कुमार जी की इच्छा है, लेकिन कौन कैसे किस जिम्मेवारी के तहत क्या होंगे, मैं अभी इसके बारे में, चूंकि मेरे पास उस तरह की जानकारी है नहीं। राजनीति में संभावनाओं पर बात की जाती है ना, तो संभावना यही है जहां तक मैं समझ पाया हूं कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री होगा और डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी निशांत को दी जा सकती है। अब आपके उसमें सवाल हैं क्या उसके लिए योग्य हैं या योग्य हैं। राजनीति में योग्यता और अयोग्यता होती है। राजनीति में जिनको भी दायित्व दिया जाता है उसके सामाजिक समीकरण होते हैं, उनके जातीय समीकरण होते हैं, उसके आधार पर उनको दायित्व दिया जाता है। बहुत सारे योग्य लोग हैं, सड़क पर टहल रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है उनको, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी योग्यता यही है कि उनके परिवार के लोग राजनीति के शिखर पर रहे हैं, इसलिए उनको भी अवसर मिला और उनको भी बार बार मौका दिया जाता है राजनीति में कि चलिए ये अवसर आप ही के लिए है, बल्कि उनको थाली में परोस करके दे दिया जाता है। इसलिए ये सवाल कि क्या वो इसके योग्य हैं, अनुभवी हैं, भाई पार्टी को अगर लग रहा है कि निशांत ही पार्टी को बचाएंगे, लगता है कि सरकार में निशांत के शामिल होने के बाद ही जो सामाजिक समीकरण है जिसके नायक कहे जाते हैं नीतीश कुमार भी, एक 20-21 वर्षों तक कोई ना कोई समीकरण को तो साथ करके रखे। वो ईबीसी का समीकरण था, ओबीसी का समीकरण था, दलित का समीकरण था, महादलित का समीकरण था, अगड़ों का समीकरण था। ये समीकरण कहीं ये नहीं बिखर न जाए, तो इस वजह से अगर निशांत
को हम ये जिम्मेवारी देते हैं संगठन में और सरकार में भी कोई बड़ा दायित्व दिलाते हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो एक अलग अलग पावर सेंटर बनने की बात चल रही है वो पावर सेंटर न बने, सहमति बन जाए। और संजय झा तो कह ही रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का अक्स दिखता है निशांत कुमार में, लगता है कि बस उन्हीं की कॉपी हैं, उतने ही शालीन हैं, उतने ही गंभीर हैं। उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो पार्टी और पार्टी के लोग अगर पसंद करते हैं निशांत को, तो फिर निशांत की योग्यता और अनुभव की बात कहाँ आ जाती है। पार्टी ने तय किया कि निशांत ही हमारे ये होंगे, नीतीश कुमार के बाद एक स्थापित नेता के तौर पर, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में हो, उनको जगह देंगे। तो फिर पार्टी का निर्णय है, निशांत को जगह मिलेगी। और अभी देखा था किसी नेता का ही बयान था, जेडीयू का ही, कि शहर सिखावे कोतवाल, मतलब कि अगर निशांत जी को दायित्व दे दिया जाएगा तो वो सीख लेंगे अनुभव से। जब उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिम्मेवारियों के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वो परफॉर्म करके दिखा देंगे। इसलिए बिहार की राजनीति थोड़ा दूसरे राज्यों के राजनीति से अलग है। हाँ, दक्षिण भारत में इस तरह से होता है। और क्षेत्रीय पार्टियों का राजनीति में कोई सेकंड लाइन का जब लीडरशिप नहीं पैदा होता है, या जो उसके स्थापित नेता होते हैं जब सेकंड लाइन का कोई लीडर तय नहीं करने देते हैं, तो वहां पर फिर परिवार पर भरोसा किया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे जब बेटे को मंत्री बना रहे थे, कि भाई हमने तो कई लोगों पर प्रयोग किया लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, लगा कि अब चलिए बेटे पर ही भरोसा किया। ठीक है, अच्छी बात है। कोई सेकंड लाइन वैसा पार्टी में उन्होंने तैयार नहीं किया होगा, इसलिए लगा कि क्यों न पुत्र को ही मंत्रिमंडल में जगह दिला दी जाए। तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ये होता है कि परिवार पर जाकर के लोग सहमत भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी योग्यता और अनुभव नहीं देखते हैं, एक भावनात्मक लगाव लोगों का होता है उस नेता के प्रति। और फिर उस नेता का ही कोई परिवार अगर उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जब उनको जगह दी जाती है, तो कोई नाराजगी भी लोगों की नहीं होती है, लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन जेडीयू, मैं फिर कह रहा हूं कि 85 विधायकों के समर्थन है जेडीयू के पास, 85 विधायक हैं, ये एक बड़ी ताकत है। किसी भी कीमत पर बीजेपी उनको नाराज नहीं करेगी, न नीतीश कुमार को नाराज करेगी, न नीतीश कुमार की पार्टी के किसी व्यक्ति को नाराज करेगी। और नीतीश कुमार जी की इच्छा और नीतीश कुमार जी के हर आदेश का पालन करेगी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री क्यों बनाएगी? हाँ, नीतीश कुमार जी सहमति व्यक्त करेंगे, बीजेपी को लगेगा कि चलिए हाँ ठीक है, ये भी क्या बुरा है, इन पर भी दाव लगाया जा सकता है, तो लगा देंगे बीजेपी दाव। अगर कहीं बीजेपी को ऐसा लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार जी ठीक है, वो मुख्यमंत्री थे, बाकी निर्णय उनके होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन मैं करूंगा, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को इस देश में सब लोग जानते हैं, वो फिर तय कर देते हैं। अब उसके परिणाम क्या होंगे, उसके घाटे क्या होंगे, उसके रिएक्शंस क्या होंगे, मैं समझता हूं कि जहां भी बीजेपी इस तरह का निर्णय ली है, इस लाभ और घाटे का ख्याल से थोड़ा अलग हट करके निर्णय लिए। देखते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं, संभावनाओं पर ही तो बात कर रहे हैं। अभी तक जो निकल करके आई है बात इतनी ही आई है कि नीतीश कुमार जी बार बार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख करके जनसभाओं में जिस तरह से उनके प्रति अपना एक भाव दिखा रहे हैं, तो लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को देना चाहते हैं। क्या बीजेपी भी इस तरह का इशारा कर रही है? अगर बीजेपी इशारा कर रही है तो हम लोग मान के चले कि हाँ, सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुखिया होंगे। अगर बीजेपी ने कोई किसी और पर मन बना लिया है तो हमें इंतजार करना होगा कि ठीक है, नीतीश कुमार जी के पसंद सार्वजनिक सभाओं में तो सम्राट जी पर करते थे, लेकिन अंदर खाने में किसी और व्यक्ति के नाम पर बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को भी सहमत कर लिया था, तभी तो दूसरे नाम की घोषणा हो गई। तो थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा, 8-10 दिन का समय है, 8-10 दिन हम लोग देखते हैं कहां पर बात जाकर के ठहरती है। मृत्युंजय सर, एक सवाल ये भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लवकुश समीकरण को नीतीश कुमार या बीजेपी अभी तोड़ना नहीं चाहती बिहार में। उसके अलावा यादव का भी जिक्र आ रहा है, सवर्णों का भी जिक्र आ रहा है कि सीएम इस आधार पे बन सकता है, ये जातीय समीकरण फॉलो करके बिहार में बन सकता है। तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखा जाएगा आपके हिसाब से, अगर सीएम का चेहरा कोई होगा तो?
मुझे लगता है लव कुश फैक्टर जो है उसमें अभी बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार हैं, स्वस्थ हैं या पब्लिक लाइफ में दिख रहे हैं, तब तक जो भी लव कुश के जो कास्ट के लोग हैं वो उन्हीं के साथ रहेंगे। और मुझे लगता है तब तक निशांत भी एक तरह से पॉलिटिक्स में उतने एम्बेड हो जाएंगे कि वो बहुत नेचुरली जो ये लव कुश समीकरण का जो ये बेस है ये निशांत को पास हो जाएगा, ये मेरी समझ है। उसके अलावा आप देखेंगे तो नीतीश जी का जो और बेस बोला जाता है वो ईबीसी का बेस बोला जाता है, महिलाओं का बेस बोला जाता है। तो मुझे लगता है एक जो सवर्ण वाला फैक्टर वो भाजपा के पास ऑलरेडी वो बहुत बड़ा तबका भाजपा के साथ है, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप देखेंगे कि 90 के बाद से बिहार में जो एक राजनीति और स्थिति का परिवर्तन हुआ है उसमें एक सवर्ण मुख्यमंत्री की एक्सेप्टेंस शायद उतनी ना हो, और भाजपा शायद रिस्क नहीं लेना चाहती हो। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि भाजपा कोई एक ऐसे वर्ग को साधने का प्रयास करेगी जो नेचुरली उसके एक तरह से कोर वोट बेस नहीं है, और ताकि उसका जनाधार बढ़ सके। चूंकि लव कुश ऑलरेडी जदयू के साथ है तो मुझे लगता है उसमें से बन जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी ऑलरेडी एक बहुत नोन फेस है, तो बन जाए तो अलग बात है। अथवा मुझे लगता है कि ईबीसी वो एक वर्ग है जहां पे थोड़ा सा ऐसे भी बिखराव रहता है, क्योंकि एक तो नीतीश जी ने उसे समेट पाए हैं पिछले 15 वर्षों में, मैं बोलूंगा 2005-10 के कार्यकाल के बाद से, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बिखराव रहता है। और उसमें अभी भी कई बार ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि कुछ पॉलिसीज या थोड़ा मेहनत करके राजद उसमें से कुछ कास्ट को तोड़ पाती है। तो अगर ईबीसी में से कोई एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा मुझे लगता है भाजपा को मिलता है, तो वो एक नया बेस होगा जिसको वो टारगेट करने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी कि वहां पे एक पैठ बनाई जा सके। क्योंकि भाजपा को भी पता है कि आज के दिन में जो जदयू का पूरा बेस है, जब तक वो साथ नहीं आता तो सरकार नहीं बनती है। और आगे जाके जब इसे सरकार बनाना होगा और इसे लीड लेना होगा, जब ये कहेगी कि मैं एक सीनियर पार्टनर हूं गठबंधन में, तो सिर्फ वो एक जो अभी का एग्जिस्टिंग वोट बैंक है जिसमें आप ज्यादातर सवर्ण समाज बोल सकते हैं, सिर्फ उस वोट बैंक से बहुत ज्यादा जनाधार इतना बड़ा नहीं हो सकता कि अकेले अपने दम पे सरकार बना ले। तो और कुछ ग्रुप्स को इसको जोड़ना ही पड़ेगा। जब तक चिराग पासवान है तब तक कम से कम पासवान वोटर्स है, मांझी जी हैं तब तक थोड़े दलित वोटर्स है, लेकिन एक कोई ऐसा वर्ग मुझे लगता है टारगेट करने का प्रयास भाजपा करेगी जो शायद अभी तक साथ नहीं हो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या भाजपा ये भी प्ले कर सकती है कि किसी यादव को वो सीएम बना दे, क्योंकि राजद जो है अभी एक बहुत कमजोर स्थिति में है, वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। तो क्या भाजपा जिसने 2015 से 20 के आसपास थोड़ी बहुत ये कोशिश की थी कि यादवों को वो अपने साथ लेके आ पाए राजद से, जो बहुत बहुत एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्या इस बार फिर से जब राजद अपने सबसे वीक स्पॉट में है तो किसी एक यादव नेता को सीएम बना के राजद का जो गढ़ है एक तरह से उसको तोड़कर उसको हमेशा के लिए वीक करने का प्रयास करेगी? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। देखिए दिक्कत क्या है कि बहुत सारे केसेस में पॉलिटिक्स में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर संजय जी बोल रहे थे कि बीजेपी के इस पे ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की बात कर सकते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा डेफिनेटिवली बोल देना कि ये होगा, ये किसी भी विश्लेषक, पत्रकार, कितने भी जानकार कोई व्यक्ति हो, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। रामबंधु सर, जिस तरह से जेडीयू में भी खींचतान की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि जेडीयू बनने के बाद से नीतीश कुमार पार्टी के सबसे बड़े फैसले लेते आए हैं। शरद यादव के दौर के बाद उन्होंने संगठन की कमान अपने हाथ में बड़ी मजबूती से ली। बीच में आरसीपी सिंह को जब अध्यक्ष पद मिला, उसके बाद ललन सिंह को मिला, लेकिन अंततः नियंत्रण जो है वो नीतीश कुमार के पास ही लौट कर आया। और इस बार जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा है नीतीश कुमार के, तो कहा जा रहा है कि सीएम का पद तो नीतीश कुमार वहां तो वेकेट कर रहे हैं, लेकिन क्या जो जेडीयू संगठन के अंदर है जो पद खाली नहीं करने के स्थिति में है समय समय पर? क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस पहले अध्यक्ष बने, फिर शरद यादव ने लंबे समय तक जेडीयू की कमान संभाली, कई बार नियम बदलकर उनको फिर से अध्यक्ष बनाया गया शरद यादव को, कई बार पद से हटना पड़ा लोगों को, नीतीश कुमार कभी खुद संभाले पद। लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी के लिए बीजेपी का सीएम तो बनाया जा रहा है, सीएम पद से तो नीतीश कुमार हट रहे हैं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो अभी भी वहीं पे रहना चाह रहे हैं। जी देखिए, वो दौर अलग था। वर्तमान समय में अगर नीतीश कुमार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ देते तो एक तरीके से समझ लीजिए कि जदयू में बवाल हो जाता। उसका सीधा मतलब जाता कि नीतीश कुमार की राजनीति को जानबूझ करके खत्म किया जा रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। तो इसलिए भी लोगों में, उनके समर्थकों में
जदयू के प्रति एक एकजुटता रहे, उनका मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए जरूरी भी है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे स्वयं रहे। देखिए, इस समय जदयू की जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भले ही जो नीतीश कुमार की आवास, मुख्यमंत्री आवास पे जदयू की एमएलए और एमएलसी की बैठक हुई थी और एक कहा जा रहा है कि उसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। जदयू के बड़े नेता, यहाँ तक कि निशांत कुमार के जरिए भी कहा गया है कि नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से राज्यसभा में जा रहे हैं। लेकिन जो आम लोगों के दिलो दिमाग में जो मैसेज है, वो मैसेज यही है कि नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है, उनको जबरन राजनीतिक संन्यास की ओर ठेला जा रहा है, एक मैसेज है। और ऐसे में जो जदयू के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, अपने समर्थकों को अपनी ओर एकजुट रखना, क्योंकि उनमें कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके आंखों में अभी भी उनका राजनीतिक भविष्य बसता है। तो ऐसे में कहीं किसी दूसरे दरवाजे पे न चला जाए, तो ये उनके लिए अपने विधायकों को, अपने पदाधिकारियों को एकजुट रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी ये बताना है कि नीतीश कुमार जी ही स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी ही आने वाले मुख्यमंत्री का चयन करेंगे और आज भी जदयू की बागडोर उनके हाथों में है। तो ये एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए देखिएगा कि आनंद फानन में निशांत कुमार को लाया भी गया। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, इसकी चर्चा तो 1.5-2 साल पहले से थी। 2025 की जब मकर संक्रांति थी, उसके पहले से ही चर्चा हो गई। मकर संक्रांति 2025 की जब मकर संक्रांति थी, उसमें तो चर्चा और तेज हो गई कि निशांत कुमार अब आएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। जो पूरा 2025 का विधानसभा चुनाव बीत गया, वो आए तब ही जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो एक तरीके से उनका आना आनंद फानंद में है। वो इसीलिए उनको बुलाया गया कि वो आएंगे तो कम से कम लोग ये जाने कि नहीं, जदयू का एक भविष्य भी है और नीतीश कुमार का एक उत्तराधिकारी भी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना ठीक भी नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था, और उन्होंने लिया भी है। तो अब और ये सच है कि एक तरीके से जो जदयू की जो अब कमान होगी, वो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के हाथों में रहती है, पहले भी रहती थी, आज भी है। लेकिन पहले जब गठबंधन में बीजेपी से, खासकर सरकार के परिप्रेक्ष्य में, सरकार के कायम रखने के परिप्रेक्ष्य में जो बातचीत होती थी, उसमें जदयू के बड़े नेताओं का एक जो भी निर्णय होता था या जो उनकी गतिविधियां होती थी, उसको लेकर के जदयू के लोगों में या जदयू के नेताओं में एक आक्रोश था। उन लोगों को प्रो बीजेपी एलिमेंट्स के रूप में माना जाता था। तो ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन निर्णय नीतीश कुमार ही जदयू का लेंगे। देखिए, निशांत कुमार की जो नई सरकार में भूमिका होगी, बहुत सारे ऐसे विधायक हो, वो एक तरीके से खुलेआम भी कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार ही हो। यानी वो एक तरीके से प्रेशर दे रहे हैं सरकार पे कि जितना भी गृह मंत्रालय या कोई अन्य जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वो कम से कम जदयू के खाते में आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए कोई लॉबी चल रही है जदयू की ओर से, जैसा कि उनके कुछ नेताओं का बयान हम 1-2 दिन पहले देख भी रहे थे। निशांत कुमार को लाया ही गया है केवल जदयू को बचाने के लिए। अगर जदयू उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती तो उसके अलग तरीके थे। फिलहाल स्थिति यही है कि नीतीश कुमार जदयू की बागडोर संभाले रहेंगे और इसमें निशांत कुमार को उभारा जाएगा। संगठन में निशांत कुमार व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हुए आने वाले कुछ महीनों के अंदर निशांत कुमार नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, उतना ही जदयू मजबूत होगा। कम से कम लोगों के दिलो दिमाग से ये भय निकालना, खासकर जदयू के समर्थकों के दिमाग से ये भय हटाना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ न जाए। तो ये एक चुनौती भी है। जदयू भी एक चुनौती से जूझ रही है। नई सरकार का गठन भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके की सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल होगा, उसके बाद भी जदयू को तौला जाएगा और तौलेंगे दूसरे लोग तौले न तौले, जदयू के कार्यकर्ता तो तौलेंगे। और जब इस तरह की समीक्षा होगी तो उसके निशाने पे आएंगे जो जदयू के बड़े नेता हैं, जैसे संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं। यही लोग जदयू के समर्थकों के और जदयू के नेताओं के निशाने पे भी आएंगे। तो ये इस तरीके की संकट की घड़ी से जदयू गुजर रही है। अब देखने वाली बात है कि इसमें नीतीश कुमार और निशांत कुमार ये दोनों मिलकर इस संकट को जदयू से कैसे उबार सकते हैं। बिल्कुल। संजय सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से आरजेडी विधायक भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार इससे पहले भी, सम्राट चौधरी से पहले भी कई लोगों के कंधे पर हाथ रख के कहे हैं कि आपको ही इसके बाद देखना है।
हम तेजस्वी यादव की बात कर ले, या 2023 में उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो जेडीयू छोड़ रहे थे कि इसके बाद तो आप ही को देखना है। प्रशांत किशोर भी 2015 में उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि आप मेरे बाद आप ही को देखना है। तो इस तरह से नीतीश कुमार तो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। फिर सम्राट चौधरी को लेकर जब इतनी बात हुई तो इतनी चर्चा क्यों तेज हो गई कि अगली बार अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि चर्चा करने के अधिकार से किसी को कैसे कोई रोक सकता है। और नीतीश कुमार जी का ये स्वभाव है। अब संजय झा जी का क्या बयान है? संजय झा जी तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तय नहीं हुआ है, और वो इशारा करके सार्वजनिक मंच से सम्राट चौधरी जी के कंधे पर हाथ रख करके, कभी हाथ उठवा करके कहते हैं कि बोलिए, इनको समर्थन कीजिएगा ना, अब इन्हीं को आगे का काम देखना है, इन्हीं को बिहार को आगे बढ़ाना है। तो ये नीतीश कुमार जी की भाषा है, और दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है। सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है। तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी जी को आशीर्वाद दे दिया है नीतीश कुमार जी ने, भाजपा ने भी अपनी सहमति कहीं से दे दी है नीतीश कुमार जी की, तब नीतीश कुमार जी को, तब नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी जी को हर समृद्धि यात्रा के मंच पर इशारों में नहीं, संकेतों में नहीं, बल्कि एक तरह से स्पष्टता में कह रहे हैं कि देखिए, इन्हीं को बिहार आगे देखना है। और जो आप कह रही हैं वो नीतीश कुमार जी का रहा है ट्रैक रिकॉर्ड कि वो बोलते कभी कुछ रहे हैं और परिणाम कुछ और देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो कम से कम मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय बीजेपी करेगी। सहमति ले ली जाएगी, नीतीश कुमार जी से सहमति कैसे नहीं ली जाएगी, या जो उनके लोग हैं उनसे सहमति क्यों नहीं ली जाएगी? ली जाएगी सहमति, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार जी जिनको कहेंगे बस उन्हीं पर बीजेपी मुहर लगा देगी चुपचाप। तो फिर राजनीति में ऐसा होते हुए मैंने नहीं देखा। तो सम्राट चौधरी जी कतारों में सबसे आगे चल रहे हैं। वो जो कभी बिहार में भी लव कुश का समीकरण चल रहा है, आगे कुश और लव समीकरण की बात चल रही है कि अगर सम्राट चौधरी जी कुशवाहा समाज से आते हैं तो वो मुख्यमंत्री होंगे, तो लौ के प्रतिनिधि के तौर पर निशांत होंगे। तो कुश और लव की जोड़ी होगी, मतलब लव कुश या कुश लव, बात बराबर ही है। इसकी संभावना अधिक से अधिक जताई जा रही है, और इसी वजह से कुछ तस्वीरें भी आई। भी कल होटल की एक तस्वीर आई थी जिसमें सम्राट चौधरी जी और निशांत जिस तरह से बैठे हुए थे, वो लग रहा था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों बैठे हुए हैं। और दिलीप जायसवाल जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बड़ा उनको जिस रूप में वो देख रहे थे, तो वो गेस्चर लग रहा था कि लगता है कि ताजपोशी बस कुछ दिनों में इन्हीं दोनों की होने वाली है। तो तस्वीर जब कुछ कहती है तो इसके आधार पर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि चर्चा कहीं और होती है। बीजेपी पत्ते अंतिम समय में खोलती है, उसमें नीतीश जी की भी सहमति ले ली गई होगी। नीतीश जी फिर कहेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था आपको, लेकिन फिर राय लोगों की बदल गई, लोगों ने इन पर मुहर लगा दी। तो इसलिए और नीतीश कुमार जी से पूछने कौन जाएगा कि भाई मंच से आप ऐसे ही इशारा करते थे और मुख्यमंत्री कोई और बन गए। या अगर सम्राट चौधरी जी पर ही मुहर लगेगी तो नीतीश कुमार जी कहेंगे कि देखिए, मैंने तो कहा ही था ये दायित्व आपको मिलने जा रहा है, मैं तो सार्वजनिक सभाओं में आपको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, बताना शुरू कर दिया था। हम लोग केवल संभावना की बात कर सकते हैं, और राजनीति में जो संकेत मिलते हैं, जो इशारे मिलते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी सार्वजनिक मंचों से क्या इशारा करेंगे और निर्णय क्या लेंगे, इसके बारे में तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी ही बेहतर बता सकते हैं कि उनका बायां हाथ को ही जब नहीं पता है दाहिना हाथ क्या करने जा रहा है, तो हमारे जैसे आदमी को क्या पता होगा कि नीतीश कुमार जी क्या निर्णय ले चुके हैं। इसलिए आपके सवाल ये बिल्कुल वाजिब है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, देखिए सम्राट चौधरी जी पर ही मुहर लगती है या कोई और नया चेहरा बीजेपी लेकर के आती है बिहार में। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार हमेशा अपने अनएक्सपेक्टेड फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और राज्यसभा जाने के बावजूद एटलीस्ट नीतीश कुमार तो बिहार की राजनीति से दूर नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय सर आपका, रामबंधु सर आपका, संजय सर आपका और संतोष सर आपका।
आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।